आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। अब उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे ढंग से होंगे और अपना स्टडी जारी रखे होंगे। ठीक है, जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे भौगोलिक चिंतन के बारे में। तो एक ओवरऑल हम लोग संक्षेप में उसका पूरा विवरण देख चुके थे। आज हम लोग उसी को एक एक करके डिटेल में हम लोग देखेंगे। जैसे क्लासिकल पीरियड से लेकर क्लासिकल पीरियड विशेष रूप से जो यूनानी भूगोलता और रोमन भूगोलता के बारे में था, उसके बाद से धीरे धीरे करके हम लोग एक एक क्लास में अलग अलग से डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग यूनानी भूगोलताओं के बारे में डिस्कस करेंगे, या यूनान काल में जितने भी भूगोल से संबंधित प्रगति हुई है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जो यूनान का जो शास्त्रीय काल में या 600 BC से लेकर के 300 AD के बीच में जो काल था, इस काल में जो यूनान का स्वर्ण काल माना जाता था, क्योंकि यूनान में एक तो भौगोलिक परिस्थिति भी ऐसी थी कि वो वहाँ के भौगोलिक ज्ञान के लिए काफ़ी अनुकूल था, क्योंकि एक मार्ग पर भी अवस्थित था जिसके द्वारा जो आने वाले यात्री होते थे या जो अलेक्जेंडर के द्वारा यात्राओं के द्वारा जो प्राप्त सूचना होती थी उसके द्वारा भी वहाँ पे प्राप्त होती थी। इसके अतिरिक्त 500 BC के आसपास बहुत जो यूनानी उपनिवेशों का स्थापना किया गया, तो वहाँ से भी कई जानकारियाँ मिलती थी और भूगोल में विकास होता था। ठीक है, इसके अतिरिक्त वहाँ पे जो माने भौगोलिक परिस्थितियाँ तो थी ही, और साथ साथ जो आसमान भी अक्सर साफ हुआ करता था, क्योंकि वो क्षेत्र था एजियन सागर से लेकर के और काला सागर या यूरेशियन सागर तक का जो बीच का क्षेत्र था। और वहाँ पे एक मिलेटस था जो अनुसंधान और अन्वेषण के लिए बहुत अच्छा माने केंद्र माना जाता था। वहाँ से भी प्राप्त सूचनाओं के द्वारा भी इन लोगों का भूगोल ज्ञान में भी विकास हुआ था। इसके साथ साथ जो अलेक्जेंड्रिया में एक पुस्तकालय और संग्रहालय का भी स्थापना किया गया था, वो भी भौगोलिक ज्ञान की वृद्धि में योगदान देता था। ठीक है, और इसके साथ साथ जो एजियन सागर था, या वहाँ पे एजियन सागर पर ही अवस्थित एक मिलेटस नाम का जगह था, वो भी इसका जो मुख्य जो अन्वेषण का मुख्य केंद्र था। ठीक है, तो इस कारण से भी वहाँ जो भौतिक भूगोल में विशेष रूप से खगोल शास्त्र में काफ़ी विकास हुआ। इसके साथ साथ समुद्र विज्ञान, जलवायु विज्ञान में भी काफ़ी इस यूनान काल में विकास हुआ। इसके साथ साथ मानचित्रीय कला, जो कि इसमें बहुत लोग गणितज्ञ भी थे, थेल्स, एग्नाजिमेंडर, हिकेटियस इत्यादि जो भूगोलवेत्ता थे, काफ़ी गणितीय भूगोल में काफ़ी इन लोग का योगदान रहा। इस वजह से मानचित्र कला में भी काफ़ी विकास हुआ इसमें। इसके साथ साथ प्रादेशिक भूगोल का भी उसमें विकास हुआ। ठीक है, तो इन सब परिस्थितियाँ भी ऐसी थी कि जो वहाँ भौगोलिक अनुसंधान के लिए या उसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान मिला है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके विद्वानों के बारे में देखते हैं कि क्या इन लोग का योगदान रहा और कौन सी जो कोई महाकाव्य लिखा है या बुक्स लिखे हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, ये इन सब चीज़ को 2-3 टॉपिक जो पॉइंट हैं इस पर हम लोग विशेष रूप से ध्यान देना होगा। एक तो ध्यान देना होगा कि कौन से जो भूगोलवेत्ता हैं, भूगोलवेत्ता का नाम याद रखना है, उनका काल क्या रहा है, उसके साथ साथ उनका योगदान कहाँ रहा है, और जो अगला चीज़ है कि जो उनका कोई यदि बुक लिखे हैं, महाकाव्य लिखे हैं, तो उसके बारे में हम लोग ध्यान देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग यही 3-4 पॉइंट से ही बनता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग ध्यान रखते हुए पढ़ेंगे। केवल याद कर नहीं है, बल्कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है इस पर भी ध्यान देना हम लोग को आवश्यक है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं जो प्रथम जो विद्वान हैं वो होमर हैं, जो इनका जो कार्य समय था 600 BC के आसपास था। ये इलियड और ओडिसी नाम के 2 महाकाव्य का रचना किए थे, जो कि ये प्रादेशिक भूगोल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक मानी जाती थी। वहाँ से बाकी जितने भी भूगोलवेत्ता थे उन लोगों का आधार के काम ये बुक किया। ठीक है, और इसी बुक में इन्होंने पृथ्वी के गोलाकार होने का संकेत दिए थे, या बताए थे कि जो पृथ्वी है चारों तरफ से सरिता द्वारा घिरी हुई है, सरिता द्वारा घिरी है, और जो आकाश है वो पिलरों पर टिका हुआ है। ठीक है, पिलरों पर टिका हुआ है, जो टिकने के कारण था जो एटलस देवता है उन्हीं के माध्यम से ये पिलर पे टिकी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहली बार इन्होंने पृथ्वी का गोलाकार में मान करके और बताया। और सूर्य के बारे में इन्हों का मानना ये था कि सूर्य
सरिता में घुसता है, सागर में पूरब की तरफ से उगता है और पश्चिम की तरफ जा करके नीचे फिर उसमें समाहित हो जाता है, फिर सुबह में पूरब की तरफ से फिर ऊपर निकलता है। इस टाइप से इनका सूर्य का गतिविधि बताए थे। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने जो हवाओं हैं, जो चारों तरफ से हवाएं आने वाली हैं, उसका भी नामकरण अलग अलग किए थे। जो उत्तर से आने वाली जो हवा थी उसका नाम दिए थे बोरस नाम दिए थे। जो पश्चिम से जो दक्षिण से आने वाली हवा था उसका नोट्स नाम दिए थे। जो पूरब से आने वाली हवा है, जो पूरब से आने वाली हवा है उसको यूरस नाम दिए थे, और जो पश्चिम से आने वाली हवा है उसको जेफरस नाम दिए थे। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि पहली बार हवाओं के नामकरण किसने किया था, तो इनको याद रखना है कि होमर द्वारा किया गया था। दो कार्य मुख्य रूप से इनको याद रखना इसमें ज़रूरी है। एक पहला कार्य जो इलियट और ओडिसी, दो नाम महाकाव्य लिखे थे, और दूसरा ये जो पवन के बारे में डिस्कस किए थे। ठीक है, ये नामकरण किए थे इसके बारे में। ठीक है, तो ये इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। अब अगला जो भूगोल लेता है वो थेल्स है। थेल्स जो कार्यकाल था इनका, कार्यकाल या जो समय था इनका 700 BC के आसपास था। इन्हें का ये थेल्स और एग्नाजिमेंडर दोनों को सम्मिलित रूप से गणितीय भूगोल का पिता माना जाता था, फादर ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी। तो गणितीय भूगोल का माने जाते हैं। इन्होंने जो थेल्स थे आयोनियन दर्शन के जनक भी माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आयोनियन दर्शन पे इनका काम शुरुआती काम इन्हीं के द्वारा हुआ था। इसमें कई प्रमेयों का भी रचना किए थे। ये चूँकि गणितीय भूगोल में ज़्यादा काम किए थे, इसमें कई प्रमेयों का भी रचना किए थे। जो सूर्य की भविष्यवाणी किए थे, सूर्य के एक्लिप्स की ये भविष्यवाणी भी किए थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त इन्होंने पृथ्वी को एक चपटी डिस्क की तरह से माना गया था, चपटी तस्तरी के रूप में इन्होंने इसका माना था। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो पृथ्वी का जो मापन किए थे, ये पहली बार पृथ्वी का जो मापन करने का जो गणित आधार पे पृथ्वी का मापन करने का प्रयास किए थे, और साथ साथ उसमें अवस्थिति भी निर्धारण का प्रयास किए थे, जो कि भूगोल में भूगोल के विकास में काफ़ी बड़ा योगदान रहा। क्योंकि भूगोल जो है अवस्थिति से ही संबंधित है, और पहली बार ये अवस्थिति का निर्धारण करने का प्रयास किए थे। ठीक है, इसके साथ जो अगला जो भूगोल लेता है वो है एग्नाजिमेंडर। जो एग्नाजिमेंडर जो 610 से लेकर के 546 BC के बीच में इनका समय रहा है। ये जैसे कि बताया कि थेल्स और एग्नाजिमेंडर को गणितीय भूगोल का संस्थापक या पिता माना जाता है। ठीक है, इन्होंने एक नोमोन का आविष्कार किया था, जो कि एक मापक यंत्र था, जिसको सूर्य घड़ी के भी नाम से जानते हैं, नोमोन। ठीक है, इसी का 6 अक्षांश या देशांतर के रूप में वो जो पृथ्वी पे समय का भी मापन किया जा सकता था। और इन्होंने जो विश्व का मानचित्र बनाया था वो मापक के आधार पर पहली बार इन्होंने जो विश्व का मानचित्र बनाया था, जो कि ये इनका जो मानचित्र था गोलाकार था। ठीक है, गोलाकार मतलब कि जो इस वीडियो के YouTube में देखेंगे जो थंबनेल था, तो उसके ऊपर ही इसमें बनाया हुआ फिगर बनाया हुआ, उसको देख लीजिएगा। ये इन्हीं के द्वारा बनाया गया वो मानचित्र है। ठीक है, तो मापक के आधार पर पहली बार इन्होंने मानचित्र बनाने का प्रयास किए थे। इसके बाद से जो अगला विद्वान है या भूगोल होता है हिकेटियस है। जो इनका जो समय था 520 BC के आसपास था। ये जो टाइम है, टाइम याद करना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसका क्रम याद करना ज़रूरी है। जितने भी भूगोल होता है इनका, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जाता है क्रम से ही पूछा जाता है। कई बार 4 विद्वानों के नाम दे दिए जाएगा, 4 भूगोलवेताओं का नाम दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसको क्रम से लगाइए। इसमें भी कन्फ्यूजन होता है बहुत, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम लोग जो डिस्कस करेंगे तो ज्ञान का तो नॉलेज, ज्ञान का तो करेंगे ही, ये याद करेंगे ही। इसके साथ साथ जो क्वेश्चन किस पैटर्न पे आ रहा है ये हम लोग को याद करना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अंततः हम लोग क्वेश्चन से ही हम लोग का जो ज्ञान का मापन होगा, न कि ज्ञान नॉलेज कितना ज़्यादा है इससे मापन नहीं होगा, बल्कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, कैसे सॉल्व कर लेते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो जो हिकेटियस थे इनका जो कार्य समय था 520 ईस्वी के आसपास था। इन्होंने भूगोल को एक सिस्टमेटिक ढंग से अध्ययन किए थे, वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किए थे, इसलिए इनका जो क्रमबद्ध भूगोल का पिता भी कहा जाता है, या सिस्टमेटिक ज्योग्राफी के फादर ऑफ
सिस्टमेटिक ज्योग्राफी भी कहा जाता है इनको, ठीक है। इनका एक जो महाकाव्य था जस पीरियोडस जिसमें एक निवासित विश्व का सामान्य इसमें सर्वेक्षण किया गया था। पहली बार इसको बाद में जाकर के इसको एक्यूमिन भी जो कहा गया, निवासित विश्व को एक्यूमिन नाम से भी जाना गया। तो ये जस पीरियोडस था एक प्रादेशिक भूगोल का एक आदर्श ने एक अच्छी बुक भी माना जाता है, ठीक है। और ये जो जस पीरियोडस था इसका बाद में नाम बदल करके पेरिप्लस हो गया। पेरिप्लस मतलब पृथ्वी का वर्णन, ठीक है। ये दोनों याद रखिएगा, जस पीरियोडस इसी का जो परिवर्तित होकर पेरिप्लस नाम दिया गया, ठीक है। और ये पहले विद्वान थे जो पद्य के बजाय गद्य में लिखने का प्रयास किए थे, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट, गद्य शैली में ये प्रयोग किए थे, ठीक है। और इसके बाद जो ये मानचित्र बनाए थे, ठीक है, ये एग्नेजिमेंडर जो के आधार पर बनाए थे, ठीक है। उन्हीं के मानचित्र के आधार पर इन्होंने अपना मानचित्र का निर्माण किया था। और इस मानचित्र में जो डॉन नदी को दर्शाया था, नील नदी को दर्शाया था, और कैस्पियन सागर को जो इस सागर का भाग मानना था, क्योंकि कैस्पियन सागर वास्तव में धरातल के अंदर है, आंतरिक जो सागर है, जबकि इन्होंने सागर का भाग माना था इसमें, ठीक है। तो इनका विशेष रूप से योगदान 2-3 चीज़ याद रखिएगा यहाँ पे, जस पीरियोडस, पेरिप्लस और मानचित्र इनका है। मानचित्र के बारे में भी याद रखना, ये 3 तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला जो विद्वान है हेरोडोटस, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट विद्वान है, इनसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। ये जितने विद्वान भूगोलवेताओं के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कुछ ही क्वेश्चन बनता है, कुछ ही भूगोलवेताओं से ज़्यादा बनता है। हालांकि इसमें सभी विद्वानों के भी या सभी भूगोलवेताओं का भी जिक्र किया गया है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर जो भूगोलवेता है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, होते हैं, ठीक है। जैसे होमर, थेल्स, एग्नेजिमेंडर, प्लेटो, अरस्तु तक पूछा जाता है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है वहाँ यहाँ पे भी डिस्कस किया गया था। जो अन्यथा और भी बातें इन लोगों के बारे में है, लेकिन वहाँ पे चूँकि वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया है। संक्षेप में ही हम लोग जो मेन पॉइंट है इस पर हम लोग ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो हेरोडोटस थे, ये इतिहास का पिता इनको कहा जाता है, क्योंकि ऐतिहासिक भूगोल के में ये काफ़ी इनका योगदान रहा। इनका मानना ये था कि इतिहास को भूगोल के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना चाहिए और भूगोल को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना चाहिए। इनका ये स्टेटमेंट था। ये स्टेटमेंट भी याद रखिएगा, हो सकता है कि कभी कहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो हेरोडोटस ये इतिहास के रूप में इनका ज़्यादा योगदान रहा है। इन्होंने पहली बार यामेत्वर रेखा खींचने का प्रयास किए थे, या मेरिडियन लाइन खींचने का प्रयास किए थे, ठीक है, हेरोडोटस। और ये कैस्पियन सागर की इन्होंने आंतरिक सागर के रूप में बताया है, ठीक है। इसके अतिरिक्त इन्होंने जो विश्व को 3 खंडों में विभाजित करने का प्रयास किए थे, जिसमें पहला था यूरोप, दूसरा एशिया था और तीसरा लीबिया था, ठीक है। वो अफ्रीका को इन्होंने लीबिया का नाम दिया था। जो मैप में हम लोग देखेंगे कि जो नीचे की तरफ बना हुआ है वो लीबिया दिया गया था, ठीक है, यूरोप और एशिया। और इसके अतिरिक्त जो इसमें डेन्यूब नदी को सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी डेन्यूब को बताए थे। इसके अतिरिक्त तापमान और पवन में संबंध बताए थे, अर्थात जो पवन का संचलन होता है तापमान द्वारा ही निर्धारित होता है। इन्होंने पहली बार इन्होंने ही बताया था, जहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा वहाँ निम्न दाब का केंद्र बन जाएगा, और हवाएं जो जहाँ पे ठंडी होगी वहाँ से कम वायु दाब के तरफ आने का प्रयास करेगी, ठीक है। तो इन्होंने पहली बार दोनों के बीच में संबंध को स्थापित किया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने डेल्टा के निर्माण के बारे में भी वर्णन किया था। डेल्टा जो कि नाइल नदी पे इनका ज़्यादा योगदान काम किए हैं, तो नाइल नदी के जो डेल्टा है उसी के आधार पर इन्होंने डेल्टा का जो विकास कैसे होता है उसके बारे में वर्णन किए थे, ठीक है, जो कि ये भौतिक भूगोल के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी योगदान रहा है। इसके अतिरिक्त जो इथोपिया में रहने वाले मैक्रोबियन जनजाति हैं, इसके बारे में भी डिस्कस किए थे, क्योंकि ये जनजातियों के बारे में ही काफ़ी ज़्यादा उसमें
अनुसंधान किए थे और ज्ञान अर्जित किए थे, इसीलिए इनको फादर ऑफ एथनोग्राफी के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, फादर ऑफ एथनोग्राफी। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त इन्होंने पृथ्वी को गोलाकार बताए थे। ठीक है, पृथ्वी को जैसे कि अभी तक तस्तरीनुमा बताया जाता था, इन्होंने पृथ्वी को गोलाकार बताए थे। और लाल सागर को एशिया और अफ्रीका के बीच में जो बताए थे, विश्व को जो 3 खंडों में विभाजित किए थे, उसी में इन्होंने दर्शाया था कि जो लाल सागर है अफ्रीका और एशिया के बीच में विभाजक का कार्य करता है। ठीक है, इसका भी मैप जो थंबनेल है उसमें दे दी है, देख लीजिएगा, या बुक्स कोई होगा तो उसमें भी दिया रहता है। ठीक है, पहले जो आईएएस में क्वेश्चन पूछा जाता था या प्रीलिम्स में एक पेपर हुआ करता था, सब्जेक्ट का पेपर हुआ करता था, उसमें अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता था। मैप से ही क्वेश्चन पूछा जाता था। मैप में कोई पॉइंट दे दिया जाएगा या कोई स्थान का नाम दे दिया जाएगा, पूछा जाता है कि कौन सा ये स्थान है। ठीक है, तो अगला है प्लेटो। प्लेटो जो कि इनका जो समय था 428 से लेकर के 348 ईसा पूर्व तक का जो काल इनका काल था। इन्होंने जो प्लेटो थे भूसेंट्रिक या उसको भूसेंट्रिक सिद्धांत पे इनका ध्यान था। भूसेंट्रिक मतलब कि जो ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी को मान करके ये चलते थे। ठीक है, और ये जो इनकी मान्यता थी, जब तक कोपर्निकस का हेलियोसेंट्रिक थ्योरी नहीं आ गया तब तक इनका मान्यता, इनके द्वारा जो सिद्धांत बनाया गया था यही चल रहा था। मतलब कि पृथ्वी को केंद्र में मान करके सब लोग माना जा रहा था। ठीक है, इसके अतिरिक्त इन्होंने पृथ्वी को गोलाकार माना था। ये इनके कार्यों में पहली बार संभववादी विचारधारा का झलक मिलता है। ठीक है, आगे जो कि हम लोग संभववादी विचारधारा जो 1950 के बारे में बाद का डिस्कस करेंगे हम लोग, तो वास्तव में नाम तो उस समय दिया गया, लेकिन जो कार्य जो के काम से भी जो झलक मिलता है वो इनके कार्य से संभववादी विचारधारा का झलक सबसे पहली बार मिल रहा था प्लेटो के कार्य में। ठीक है, इन्होंने जो अध्ययन का जो विधि अपनाया था यह निगमनात्मक अपनाया था। ठीक है, निगमनात्मक विधि से जो क्षेत्रों का अध्ययन करते थे या सभी से अपना सर्वेक्षण का कार्य करते थे। इनका मानना था कि सभी वस्तु पूर्णता की ओर अग्रसर रहती हैं, इसीलिए जो पृथ्वी का जो आकार था गोलाकार भी माना है इन्होंने। ठीक है, तो सभी वस्तु पूर्णता की ओर अग्रसर करती हैं या पूर्णता को प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहती हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी इनका इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि ये किसका स्टेटमेंट है कि सभी वस्तु पूर्णता की ओर जाने का प्रयास करती हैं। ठीक है, अगला है जो इम्पोर्टेंट विद्वान है अरस्तु है, या इंग्लिश में इसको एरिस्टोटल के भी नाम से जानते हैं। इनका जो कार्यकाल था 384 से लेकर के 322 ईसा पूर्व के माना जाता था। इनका जो अध्ययन करने का विधि था आगमनात्मक विधि था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगमनात्मक विधि से ये अध्ययन करते थे। ये पृथ्वी को भी ये गोलाकार माने थे, लेकिन उसके साथ साथ उसका प्रमाण भी दिए थे। ठीक है, कि पृथ्वी गोल आखिर क्यों है। ठीक है, जैसे एक दो उसमें है कि इसमें माना गया था कि ब्रह्मांड के सभी ग्रह गोल हैं, इसीलिए पृथ्वी भी गोलाकार है। ठीक है, इस प्रकार के और कई तर्क दिए थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त पृथ्वी को 3 भाग में डिवीजन किए थे, जैसे यहाँ दिखाया गया 3 भाग में डिवीजन किए गए थे, जो कि पहला जो ऊपर वाला भाग है, जो ध्रुवों की तरफ का भाग है, शीतोष्ण क्षेत्र कहे थे। जो बीच वाला भाग था इसको उष्ण क्षेत्र कहे थे, और जो बीच वाला दोनों के बीच का जो भाग था इसको समशीतोष्ण क्षेत्र कहे थे। ठीक है, तो ये पहली बार इन्होंने पृथ्वी को 3 भाग में डिवीजन करने का प्रयास किया था। इनका जो सबसे महत्वपूर्ण बुक था, एक किताब था जलवायु विज्ञान से संबंधित था, मेट्रोलॉजिया। ठीक है, मेट्रोलॉजिया के नाम से भी इनका एक बुक था। ये याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। दूसरा बुक था हेवेंस ऑफ अर्थ, या इसी को ट्रियास्टिक ऑफ हेवेंस भी नाम दिया गया है। कई जगह पे ये दोनों बुक लिखा रहता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ट्रियास्टिक ऑफ हेवेंस भी कहीं लिखा रहता है और कहीं हेवेंस ऑफ अर्थ भी लिखा रहता है। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, इन बुक का नाम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये खगोल विज्ञान से संबंधित ये किताब है। ठीक है, तो अरस्तु के ये 2 किताब हैं, मेट्रोलॉजिया और हेवेंस ऑफ अर्थ या ट्रेटिस ऑफ हेवेंस। अगला जो विद्वान है थ्रियोफेट्स है। ठीक है,
थ्रियोफेट्स मतलब इनका जो समय था 370 ईसा पूर्व का था। इनको ये अरस्तु का शिष्य थे। ये इनका ज़्यादा योगदान वनस्पति विज्ञान में था या वनस्पति से संबंधित था, इसीलिए इनको जीव भूगोल का या वनस्पति भूगोल का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, ये जलवायु और वनस्पति में अंतर संबंध करने का पहली बार प्रयास किए थे। ठीक है, कि जलवायु के कारण से कौन सा वनस्पति वहाँ उगती है नहीं उगती है, इस टाइप से ये डिस्कस किए थे। जो अगला विद्वान है इराटोस्थेनीज, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट विद्वान है, भूगोलवेत्ता है। इनके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। इनका जो मुख्य योगदान था कि ये ज्योग्राफी शब्द का पहली बार प्रयोग किए थे। सबसे पहली बार जो ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किए थे वो यही इराटोस्थेनीज ही थे। ठीक है, इसलिए इनको क्रमबद्ध भूगोल का पिता भी कहा जाता था। ठीक है, देखिएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्रमबद्ध भूगोल का पिता भी इनको इराटोस्थेनीज को भी कहा जाता है और हिकेटियस को भी क्रमबद्ध भूगोल का पिता कहा जाता है। इसमें ध्यान रखिएगा, एक सिस्टमेटिक ज्योग्राफी का ये थे हिकेटियस, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी के फादर ऑफ सिस्टमेटिक ज्योग्राफी थे, जबकि ये इनको क्रमबद्ध भूगोल का पिता भी मैंने कहा जाता था। ठीक है, इनका जो एक बुक था ज्योग्राफिया नाम से था। ठीक है, ये कभी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ज्योग्राफी लिखा रहता था, लेकिन ये इनका बुक का नाम है ज्योग्राफिया, जो कि एक गणितीय भूगोल के लिए महत्वपूर्ण किताब थी। ठीक है, इसमें गणितीय से गणित पर आधारित जितने तत्वों का सर्वेक्षण किया गया था, ये गणितीय आधार पर ही किया गया था, तो इसलिए ये इनका बुक का नाम ये ज्योग्राफिया था। ठीक है, ये विश्व को 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किए थे। ठीक है, 5 जलवायु प्रदेश के इसका नाम दिया गया था, 2 फ्रिजिड था और 1 टोरिड था, ये इसके नाम पे दिया था। और जो तीसरा था शीतोष्ण क्षेत्र को कहा गया था। जो शीत प्रदेश था, जो ध्रुव वाला क्षेत्र था, इसको शीत प्रदेश कहा, इसको फ्रिजिड नाम से दिया गया। और जो विश्व का जो विषुवत रेखा के आसपास का जो क्षेत्र था, जो काफ़ी गर्म होता था, इसको इसीलिए इसको टोरिड नाम से भी जाना गया था, जिसको जो उष्ण क्षेत्र के नाम से जानते थे। और दोनों के बीच का जो क्षेत्र था, इसको शीतोष्ण क्षेत्र माना गया था। ठीक है, तो ये 5 जलवायु प्रदेश के बारे में डिवीजन किए थे। अगला जो इनका मुख्य योगदान था, ये नुमोन द्वारा विषुवत रेखा का मापन किए थे। ठीक है, जो कि जो 2,50,000 के आसपास मैंने इनका मिल था। ठीक है, 2,50,000 इनका मापन था, जो कि वास्तविकता के काफ़ी निकट है। ठीक है, लगभग 24 के आसपास है, 24,000 के आसपास मिल, 2,40,000 के आसपास मिल के आसपास इनका जो मापन है हम लोग का। ठीक है, वास्तविकता है। ये प्रथम इनको माना जाता था, प्रथम वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता इनको माना जाता था, क्योंकि ये जो भी अपना अध्ययन किए थे वैज्ञानिक तरह से किए थे, इसलिए इनको प्रथम वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता के संज्ञा दिया गया है। ठीक है, ये पहली बार विश्व को अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर विश्व का मानचित्र का निर्माण किए थे। ये सबसे बड़ा इनका योगदान इसमें माना जाता है। ठीक है, कि सबसे पहले अक्षांश और देशांतर, क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर विश्व का मानचित्र किसने बनाया था, तो वो इराटोस्थेनीज ही थे। ठीक है, ये याद रखिएगा हमेशा। इसके अतिरिक्त ये पृथ्वी से चंद्रमा का दूरी का मापन किए थे। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में दूरी का मापन का प्रयास ये पहली बार इन्होंने ही किया था। इसके अतिरिक्त जो नुबियन जनजाति है, इसका भी इन्होंने अपने बुक में वर्णन किया था। इनको जियोडेसी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जियोडेसी भी कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। फादर ऑफ जियोडेसी किसको कहा जाता है, तो वो इराटोस्थेनीज ही थे। अब अगला जो विद्वान है पॉलीबियस है। पॉलीबियस को भौतिक भूगोलवेत्ता माना जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में काफ़ी काम किए हैं। इनका जो मुख्य कार्य था नदी घाटी के विकास में था, या बाढ़ के मैदान की कैसे निर्माण होता है इसके बारे में था। डेल्टा का निर्माण के बारे में भी ये भी डिस्कस किए थे। ठीक है, तो इसलिए ये भौतिक भूगोलवेत्ता इनको माना जाता है, पॉलीबियस को। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछा जाते हैं इससे। इसके अतिरिक्त जो अगला विद्वान थे हिपार्कस, ये हिपार्कस काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
ये भूगोलवेत्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता था। इनका जो मुख्य योगदान था, ये वृत्त को 360 डिग्री में पहली बार विभाजित किए थे। ठीक है, पहली बार कोई असीरियन जो गणित होता है उसके आधार पे वृत्त को 360 डिग्री में विभाजित किए थे। और इनका मानना था कि पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, ये पहली बार इन्होंने ही बताया था। इसके अतिरिक्त ये खगोल शास्त्री भी थे, साथ साथ ये गणितज्ञ भी थे। ठीक है, इनका योगदान हम लोग देखते हैं। ये विषुवत रेखा को, जो विषुवत रेखा और जो देशांतर रेखा है, सभी को ये ग्रेट सर्किल के रूप में माने थे। ठीक है, जो हम लोग ग्लोब देखे होंगे उसमें जो विषुवत रेखा होते हैं, सबसे बड़ा रेखा होता है जिसको ग्रेट सर्किल माने हैं। उसके साथ साथ जितने भी अक्षांश रेखा देशांतर रेखाएं हैं उसको भी ग्रेट सर्किल माना गया है। ठीक है, तो दो चीज़, एक विषुवत रेखा और दूसरा सभी देशांतर रेखाएं जितने भी हैं ग्रेट सर्किल के रूप में माने हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये जितने भी ज्ञात तारे थे उस समय तक का, उसको सबका एक सूची बनाए थे। ठीक है, सूची, ये पहली बार जितने तारों का सूची बनाने के लिए ये विद्वान माने जाते हैं, तो ये भी इनके लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये विश्व को लगभग 11 जलवायु प्रदेशों में विभाजन का प्रयास किए थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त एस्ट्रोलैब का भी आविष्कार इन्होंने ही किया था। ठीक है, हिप्पार्कस थे, एस्ट्रोलैब का आविष्कार किए थे, जो कि नोमोन जैसे था, सूर्य घड़ी उसी टाइप का ये भी एस्ट्रोलैब था, लेकिन नोमोन से ये बेहतरीन था। ठीक है, तो इन्हीं का द्वारा एस्ट्रोलैब का आविष्कार किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रक्षेपों का भी निर्माण किया थे। ये 2 प्रक्षेप का निर्माण किए हैं। जो 3 डायमेंशनल जो पृथ्वी है उसको 2 डायमेंशनल या पेपर पर लाने के लिए 2 प्रकार के प्रक्षेपों का प्रयोग किए थे, जिसका जो पहला नाम है लंब रेखी या ऑर्थोगोनल, और दूसरा है समरूपी या स्टीरियोग्राफी और लंब रेखी, 2 प्रक्षेपों का ये निर्माण किए थे। इसको भी याद रखिएगा, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है पोसिडोनियस, जिसका जो समय था 135 से लेकर 50 BC तक का जो समय था। ये ओशिनोग्राफी पे बहुत ज़्यादा कार्य किए हैं, इसलिए इनको ओशिनोग्राफी का फादर ऑफ ओशिनोग्राफी या समुद्र विज्ञान का पिता भी माना जाता था। ये पहली बार इन्होंने समुद्र की गहराई नापने का प्रयास किए थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये दीर्घ ज्वार जो नीप टाइड होता है, इसको भी इन्होंने पहली बार इसका कारण बताया था कि चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही नीप टाइड या दीर्घ ज्वार आता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इन्होंने पहली बार किसी ने बताया था कि जो पृथ्वी पर सर्वाधिक तापमान विषुवत रेखा पर न होकर के और उसके थोड़ा सा उत्तर या दक्षिण होता है। ठीक है, न कि विषुवत रेखा पे होता है, तो पहली बार इन्होंने ही रिसर्च किया था। इसके अतिरिक्त इसीलिए इनको भौतिक भूगोल का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनका मुख्य योगदान यही रहा। जो एक बुक लिखे थे, द ओशन नाम से एक बुक लिखे थे। ठीक है, ये समुद्र विज्ञान के पिता भी हैं, और साथ साथ जो बुक लिखे हैं उनका नाम था द ओशन। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी याद रखिएगा। तो ये रहा यूनानी भूगोलवेत्ताओं से के संदर्भ में। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है, वहाँ से ये हम लोग केवल डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और रट लीजिएगा एक चीज़ को, कि ये टोटल ही फैक्चुअल ही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई क्वेश्चन होगा तो फिर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, और अन्यथा अपना पढ़ाई जारी रखिए, और यदि क्लास ठीक लग रहा हो तो फिर आगे जो अपने फ्रेंड हैं उनको भी शेयर कर दीजिए, और ये इस चैनल पे यदि हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अगले क्लास में मिलते हैं, जो कि रोमन भूगोलवेत्ता के नाम के टॉपिक डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।